ये काम मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा पेशेंस का है, तो हमेशा क्लाइंट से मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, टाइम को लेके भी और क्रिएट करने को लेके भी। बट ये जरूर है कि मेरा जब भी कोई काम हुआ है और जहां भी मैंने काम किया है तो वो कंप्लीट होने के बाद में क्लाइंट को कोई रिग्रेट नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। हर बार की तरह एक बार फिर हमारे साथ है एक शानदार शख्सियत। कहते हैं सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए कहावत है, शेरा दी कौम पंजाबी। लेकिन कई बार ये शेर ऐसे प्रोफेशन में होते हैं तो लगता है कि जब इनका प्रोफेशन होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है तो लगता है ये शेर गृह मंत्री के चुंगल में कैसे फंस गया। आज हमारे साथ एक बेहद दिलचस्प, बेहद कामयाब, बेहद शानदार शख्सियत, दोस्तों के दोस्त मौजूद हैं। इंदौर शहर से द वन एंड ओनली रविंद्र चड्ढा जी। नमस्कार रविंद्र जी, आपका स्वागत है डीसी शो में। और इससे पहले कि हम ये बातों का सिलसिला आगे शुरू करें, श्री रविंद्र चड्ढा जी के बारे में मैं थोड़ा सा दर्शकों आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के रेनोन्ड इंटीरियर डिजाइनर हैं, सेवरल बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, और लेकिन दोस्तों में और घर में इनको प्यार से सब लोग डॉली भैया बोलते हैं। मैं भी इनको प्यार से डॉली भैया बोलता हूं। तो बातों के बीच में हम लोग कभी कभी अगर आपस में इनको डॉली भैया संबोधित कर जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एक और छुपा हुआ शख्स कौन है जिसे संबोधित कर रहे हैं। तो हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं रविंद्र चड्ढा जी के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार एक बार फिर से, आपने समय दिया हमारे शो के लिए और आप यहाँ पे आज मौजूद हैं ऐसे चीजों पे बात करने को जो अनफॉर्चुनेटली आम पब्लिक की छुअन से दूर रहती है। लेकिन शुरुआत कहते हैं एक हास्य से हो तो मजा आ जाता है। तो जैसे कि मैंने परिचय में कहा था, ये शेरादी कौम पंजाबी का एक जिंदा दिल शख्स होम मिनिस्ट्री वाले सेगमेंट में कैसे घुसा? इसके पीछे भाभी का प्यार था, आपका शौक था, आपका जुनून था। हाउ यू स्टार्ट योर कैरियर इन इंटीरियर डिजाइन? जी भाई, बहुत पुरानी बात है। हमारे एक होटल बन रहा था और वो कर रहे थे, गुजरात के बहुत फेमस डिजाइनर हैं, वो काम कर रहे थे और उनकी डॉटर इंटीरियर कर रही थी। तब से ये शौक वहाँ से डेवलप हुआ और क्योंकि वो सारा सुपरवाइज मैं करता था तो वहाँ से ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं आगे बढ़ा और अब इस मुकाम पे हूँ। अभी उस चीज़ को भी 30 साल हो गए हैं। 30 साल से अब मैं इसी फील्ड में हूँ, तो अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है इसमें। विदेश में, स्पेशली इंदौर शहर में, भारत के ज्यादातर लीडिंग शहरों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को और स्पेशली दोस्तों को आपने बहुत अपनी सेवाएं दी अपनी कंपनी की, उनके घर को, उनके आशियाने को सजाया है। और मैं देख रहा हूं कि आपके घर में भी बहुत ही अनमोल वस्तुएं मौजूद हैं। हर जिस कोने में नजर जाती है एक पीछे बहुत शानदार पेंटिंग लगी हुई है। तो मैं सबसे पहले इस देश के प्रख्यात इंटीरियर डिजाइनर से ये जानना चाहूंगा कि आप ये जो अनमोल चीजों का जो कलेक्शन करते हैं, ये किस किस सोर्स से करते हैं? फॉरेन से मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं, सुदूर जाते हैं, कि व्हाट इज द वे, क्या गेटवे क्या है जहां से आप ये मंगाते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं इसका? भाई, बाहर से तो करते हैं पर आजकल यहाँ पे दिल्ली में, बॉम्बे में सब सोर्सिंग होने लग गई है और आर्टिफैक्ट भी, फर्नीचर भी सब बाहर से सोर्स होने लग गया है। पर मेरा मानना ये है कि अधिकतर फर्नीचर जो है वो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ और खुद ही डेवलप करता हूँ उसको। आर्टिफैक्ट ज़रूरी है क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फर्नीचर से घर नहीं बनाया जाता है। बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर एक प्रोडक्ट्स को जब ऐसे मतलब सब चीज़ों को प्लेसमेंट, वॉल ट्रीटमेंट, एसेसरीज, ये जब सब एक साथ एक सिंक में आती है तब एक स्टोरी बनती है और तब उसका मजा होता है। और मेरा हमेशा से वो रहा है कि हर एक कोने तक को मैंने कहीं खाली नहीं छोड़ा है कि यहाँ ये प्लेसमेंट होगा। और जब मैं डिजाइन करता भी हूँ, जब मैं प्लान करता हूँ, उसी समय मेरे दिल में, दिमाग में ये आता है कि यार यहाँ ये इस तरह से कुछ चीज रखूंगा। अब हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वो चीज ना मिले पर कुछ उससे मिलता जुलता मिलता है, तभी वो निखर के आता है। बेसिकली कमर्शियल अगर एंगल से आप देखो
तो कहीं फर्नीचर आप ला के रख दोगे या बना के रख दोगे तो उसका उतना मजा नहीं है जब तक आप सारे आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स और वॉलपेपर्स और सब एसेसरीज का प्लेसमेंट एक साथ नहीं करोगे तब तक उसका उतना मजा नहीं आता। डॉली भैया, आपका जो ये करियर है बड़ा अनुसंधान वाला, बहुत ही रिसर्च वाला, पैशन वाला करियर है। आप क्या कोई ऐसी कोई घटना या स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि आपको इंटीरियर के वक्त, जैसे मुझे हमारे एक दोस्त हैं राजेश पंजाबी, थाईलैंड में, ही इज इन पथिया, ही हैविंग अ 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी देयर, और उन्होंने एक वहाँ 7 वंडर्स करके एक बनाया है। तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि वो लोग 7 वंडर्स को उनको वहां क्रिएट करना था अपने उस कंपाउंड में। उन्होंने समंदर के अंदर पूरा कंपाउंड बनाया है पूरा सारा, तो हर जगह एक 7 वंडर्स, तो उनकी कहानी है। तो क्या कोई ऐसी कहानी है डॉली भैया के पास कि इंटीरियर के वक्त में आपको कुछ चीज की जरूरत हुई और आपने उसके लिए ट्रेवल किया, आपने उसको फाइंड किया, आपने उसको रीडिजाइन कराया? तो कोई एक ऐसी कहानी जो अनमोल कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ? ट्रैवलिंग का तो भाई ऐसा है कि शौक मेरे को शुरू से रहा है और जब भी कहीं मैं बाहर गया हूँ तो मेरी नज़र, चाहे मतलब एग्जांपल दूं कि अगर मैं थिएटर में कहीं मूवी देखने भी जाता हूँ तो वो मूवी में भी मुझे इंटीरियर ज़्यादा देखने को मतलब इंटरेस्ट रहता है। तो इसी तरह कभी मैं बाहर गया हूँ तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा इंटीरियर में ही रहा है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अब इतने कमर्शियल दुनिया में लोगों के पास में टाइम नहीं रहा और अब उतना पेशेंस भी नहीं रहा। तो ये काम मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा पेशेंस का है, तो हमेशा क्लाइंट से मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है टाइम को लेके भी और क्रिएट करने को लेके भी। तो और फिर जिस शहर में हम रह रहे हैं उसमें भी क्या है, ये बी सिटी है, मेट्रो सिटी नहीं है, तो थोड़ा सा बजट का भी कंस्ट्रेंट रहता है। तो ये इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता हूँ और यही मतलब मेरे क्लाइंट से कहीं कुछ होता है तो यही एक विषय रहता है जहाँ मेरा झगड़ा रहता है। बट ये जरूर है कि मेरा जब भी कोई काम हुआ है और जहाँ भी मैंने काम किया है तो वो कंप्लीट होने के बाद में क्लाइंट को कोई रिग्रेट नहीं रहे कि हमेशा वो रहा है कि यार हुआ होगा वो, पर जो चीज़ बन के आई है वो मतलब अल्टीमेट है करके। और मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ भेजे भी हैं, कुछ वीडियोस भेजे भी हैं, वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने क्या काम किया हुआ है। और इसी के साथ साथ हम अभी कुछ एक्रेलिक के आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं जो कि सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ही नहीं, डाइनिंग टेबल्स हैं, सेंटर टेबल्स हैं, कंसोल्स हैं, और जो आर्टिफैक्ट्स आप देखेंगे वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो कि मैं मानता हूँ एक ललीक करके कंपनी है फ्रांस की, वो लोग ग्लास कास्टिंग में है, इन दे आर पायनियर्स इन देयर ग्लास कास्टिंग, और वो लोग भी डाइनिंग टेबल्स वगैरह बनाते हैं जो मतलब 1 करोड़ रुपए से लेके और 30 करोड़ रुपए तक की है। उसी चीज को हमने एक्रेलिक में डेवलप किया है। बेसिकली क्या है, ग्लास में एक ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं होती है, वो ग्रीन कलर का होता है, और एक्रेलिक एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट रहता है। तो हमने उसमें आर्टिफैक्ट बनाना शुरू कर दिया है, कुछ 10 15 20 आर्टिफैक्ट्स हमारे हो गए हैं। जिस दिन 100 पूरे हो जाएंगे तब हम उसको मार्केट में कर्टेन ओपन करेंगे उसका। और वो बेसिकली मेरा मानना ऐसा है कि वो एक्सपोर्ट के लिए ही हैं, मतलब वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मायने रखते हैं और बहुत उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि ललित को वैसे भी मिलती है। और ललित से हमारा एज फार एज डिजाइन इज कंसर्न वो हमारा जरूर कंपटीशन है, पर प्राइस वाइज हम उनसे आधे भी नहीं है। तो अगर वो सक्सेस हो गया इंटरनेशनल मार्केट में तो जरूर आप मुझे फिर से बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपसे बात करना सम्मान की बात है, आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है अपने प्रोफेशन के, तो हम तो चाहेंगे आपसे खूब सारी बातें, जितनी भूख हंगर है हमारी जानने की जिज्ञासा है वो शांत होती रहे। ओके डॉली भैया, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। मैं बिटिया से तो अभी जब ये सब सेटअप हो रहा था तो मेरी हेलो हुई, बाकी मुझे बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन? फॉर्चुनेटली मेरे को ट्विन्स डॉटर है, और एक ने मेरे प्रोफेशन को वो किया है, वो दोनों ने बॉम्बे से ही पढ़ा है, रैफल डिज़ाइन इंटरनेशनल करके कॉलेज है, ऑस्ट्रेलियन कॉलेज। एक ने फैशन डिज़ाइनिंग किया है जिससे आप अभी मिले, और दूसरी ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है।
तो वो भी अभी थोड़ा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में है और कभी कभी मुझे असिस्ट भी करती है, थोड़ी मूडी है, पर अब उसी के लिए डेवलप करके दे रहा हूँ कि अगर आर्टिफैक्ट्स वगैरह सब डेवलप हो गए तो देन शी विल हैंडल इट प्रोबेबली। ग्रेट। और हमारे गृह मंत्री साहब ऑनरेबल भाभी जी, है मेरी एक एक ही वो इंदौर से ही है और ये कहानी काफी लंबी है हमारी, तो लव मैरिज हुई थी। ओके। तो अगर आप मूवी बनाने जाए तो मेरे को लगता है कि 22 रील में भी कंप्लीट नहीं होगी। कयामत से सलामत दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही खुले दिल वाले इंसान जो होता है ना, अपनी बुक खोल के सामने रख देते हैं, आप पढ़ लीजिए पन्ने। बेहद शानदार कैरियर के एक मालिक मैं कहूंगा है रविंद्र चड्ढा जी। टेल मी समथिंग अबाउट इंदौर सिटी। इंदौर में आपका आगमन कैसे हुआ? क्या शुरू से आप रहने वाले इंदौर के हैं या कहीं से आप पंजाब से आए? और इंदौर ही शहर आपके आकर्षण का केंद्र क्यों है? जिस लेवल के आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, मैंने देखा है वो कोई यूएस रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई मुंबई रहते हैं, लेकिन डॉली भैया स्टिल ही इज इन इंदौर, और वहीं से वो पूरे देश विदेश में अपना नेटवर्क रन करते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी? इंदौर में जन्मा नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट बॉर्न इन इंदौर, आई वाज बॉर्न इन भीलवाड़ा। मेरे फादर भीलवाड़ा में एमएलए, राजस्थान जी। और मेरी ग्रैंडमदर दिल्ली से थी, शी वाज अ डॉक्टर। तो हमारा रहना कुछ दिल्ली और कुछ भीलवाड़ा में हुआ करता था। भीलवाड़ा में फादर की मायका की माइंस थी, पर भीलवाड़ा उस समय इतना डेवलप नहीं था। तो आज से करीबन 45 साल पहले हम इंदौर आ गए थे स्टडीज़ के लिए, और फिर स्टडीज़ भी सब यहीं हुई, और इंदौर भी धीरे धीरे ग्रो कर गया इतना कि अभी तो वो मिनी बॉम्बे कहलाता है। इट इज़ अ बिजनेस हब ऑल्सो एंड इट इज़ डेवलपिंग वेरी फास्ट। और सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। यहाँ पास में पीतमपुर करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि काफ़ी डेवलप हो चुका है, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ हैं, और अब आईटी सेक्टर में भी काफ़ी आगे आ गया है। तो इंदौर डेवलप भी हो रहा है। इंदौर खाने के बहुत शौकीन हैं लोग। आप कभी इंदौर आएंगे तो यहाँ सिर्फ खाने की ही बात होती है। मैं आपको इसका बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। नमकीन सुना है बहुत अच्छी है इंदौर की, मैंने टेस्ट भी की है, मैं उज्जैन भी गया था। तो इंदौर जी, वो हर जगह पे कोई ना कोई अच्छी मिठाई की दुकान और मिठाई भी, पोहे, जलेबी, नमकीन के लिए फेमस है इंदौर पूरे इंडिया में। तो मतलब इसका बड़ा एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि मेरे कोई फ्रेंड आए हुए थे बेंगलोर से। तो जब शाम होती थी तो हम बोलते थे कि कहाँ चलेगा खाना खाने। तो 3 दिन 4 दिन में उसको यही लगता था, तुम सुबह भी खाने का पूछते हो, शाम को भी खाने का पूछते हो, कुछ हो रहा है कि नहीं इंदौर में। तो इट इज़ लाइक इंदौर इज़ अ वेरी फूडी प्लेस। बहुत ही और अच्छे लोग हैं, छोटी सिटी है, सबसे मिलना जुलना होता है। तो बॉम्बे जैसे बहुत बिजी है, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो इतनी ट्रैवलिंग नहीं होती यहाँ पे, और लोग बड़े आराम पसंद लोग हैं। अच्छा डॉली भैया, जैसे कि हालांकि हिंदुस्तान में सभी जगह पे लोग सब मेहनत करते हैं, जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ जैसे सिख कौम है, पंजाबी कम्युनिटी है, राजस्थान के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं। और इनकी ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी ही इनकी काम कर रही है, इनकी जो पुरानी पीढ़ियां होती है, मेहनत इन्हें एक तरह से विरासत में मिलती है। मेहनत और एक अपना आत्मविश्वास और कुछ करने की ललक, ये मैं समझता हूं कि नॉर्थ में लोगों को विरासत में मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप उचित समझें, आप अपने पापा से जुड़ी हुई, फादर से जुड़ी हुई कोई स्वीट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे? दुष्यंत भाई, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में, मेरे 2 बड़े ब्रदर हैं, तो मुझे काम करने की कोई बहुत ज़रूरत रहती नहीं थी। बड़े ब्रदर देखते थे। तो मेरे फादर के जाने के बाद में, और बल्कि उनके जाने के थोड़े टाइम पहले से ही मैं उनका बिजनेस संभालने लग गया था। और उनके जाने के बाद जब हम ये होटल का प्रोजेक्ट कर ही रहे थे हमारे लिए, जब मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो चुका था, तो तब मैं इसमें इंटीरियर में आया। अदरवाइज मैं हमेशा से फादर का लाडला रहा हूँ, और मेरा नाम भी डॉली इसीलिए पड़ा था कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत
सुंदर डॉल जैसा दिखता था। आप अभी भी मैं बहुत अभी अच्छे भी लगते दिखता हो। हूँ, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि सुंदर मैं अभी भी दिखता हूँ। तो नाम मेरा डॉली पड़ गया था, और फादर, बल्कि मैं बहुत निडर था बचपन से, तो फादर मुझे मार्शल के नाम से बुलाते थे। ओ। बाकी घर में सब डॉली के नाम से बुलाते थे। तो मैं सबसे छोटा होने की वजह से काफी मतलब वो रहा हूँ। बट फादर के जाने के बाद से, और मेरे फादर थोड़ा जाने के पहले तबीयत भी उनकी काफी खराब रही, तो मैं मतलब 1.5-2 महीने उनके साथ में जब रहा आखिरी टाइम में, तब से मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था। और उसके बाद जब उनके जाने के बाद तो मैं काफ़ी फिर अपने आप को इस बिजनेस में लगा लिया, और उनके जाने के बाद ही मेरी मैरिज भी हुई थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। अदरवाइज उसके पहले तो सिर्फ खेल और दोस्त ही दुनिया थी मेरी। छोटा बेटा माँ के बहुत क्लोज होता है, जैसे मैं बहुत क्लोज था अपनी माँ के। अपनी मम्मा से जुड़ी कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहिए, एक मेमोरी जो मदर याद से भी है। मैं बहुत क्लोज था। और मदर भी, एक्चुअली आई लॉस्ट माय फादर इन 1988 एंड आई लॉस्ट माय मदर इन 1995। It is almost more than 25 years now. तो अब ये सब चीज़ें इतनी पुरानी हो गई। अदरवाइज मदर वॉज वेरी स्वीट एंड बहुत ही लविंग थी वो सभी के लिए, मतलब मेरे लिए क्या, सभी के लिए। और चूंकि मैं छोटा था तो हमेशा मुझे ही हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलती थी। पर मैंने बोला ना आपको कि उनके जाने के बाद ही थोड़ा सा मैरिज भी हो गई, और फिर उसके बाद लाइफ थोड़ी सीरियस हो गई। रविंद्र चड्ढा जी ने इंदौर को तब से देखा है जब इंदौर अपने डेवलपिंग टाइम में था। एक समय ऐसा होगा वो कार लेके जाते होंगे, पूरे खाली मैदान ये और वो। आज वो गाड़ी लेके जाते होंगे तो वो सारी सब जगह मॉल्स मल्टीप्लेक्स सब बन गए हैं। उस दौर में भी वो गाड़ी से निकलते थे, आज भी निकलते हैं, वही शख्स हैं। पहनावा हो सकता है थोड़ा सा बदल गया हो, उम्र बढ़ गई, लेकिन कुछ कंपेनियन उनके साथ एड ऑन हो गए जो उस वक्त नहीं थे। जैसे उनकी प्यारी बिटिया आनेवल भाभी जी या बाकी उनके भतीजे भतीजी। तो जब आप उनके साथ सफर करते हैं तो कभी कभी होता है, हम बात करते करते एक इतिहास की बात करते हैं, तो डॉली चड्ढा इंदौर को अपने बच्चों को जब कार में होते तो इंदौर के बारे में क्या बता रहे होते हैं? क्या कभी ऐसा कोई लम्हा जब आप शहर के बारे में उन्हें बता रहे होंगे, देखो यहाँ ये ऐसा था, यहाँ ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो बच्चे और डॉली भैया जब आपस में रहते तो उस एक एक्सपीरियंस को किस भाव में शेयर करते हैं? नहीं, वो तो है ही, सब हर हर सिटी अपनी तरह से डेवलप होती है। और अगर आप बॉम्बे की बात करें तो भी वो भी इसी तरह से डेवलप हुआ है। पहले साउथ बॉम्बे हुआ करता था, अब बॉम्बे कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वाशी तक डेवलप हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ भी मतलब एक आगरा बॉम्बे रोड हुआ करता था, जिसको एबी रोड बोलते थे, और एक एमजी रोड हुआ करता था। बस ये दो ही रोड हुआ करते थे, बाकी तो आप समझो कि 1 किलोमीटर घर से चले जाओ तो उसके बाद जंगल ही दिखता था। तो अब उन 45 साल में तो इंदौर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब जमीनों के प्राइस भी और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बच्चों को ज़रूर हम बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब क्या डेवलप हो गया। और बच्चे भी अब आज मेरी डॉटर्स जो हैं वो दोनों 25 साल की हैं, तो उन्होंने भी देखा ही है, मतलब इंदौर को डेवलप होते हुए। वो भले 4-5 साल बॉम्बे में रही हैं पढ़ने जितने के लिए, बाकी तो यहीं बड़ी पली बड़ी भी। इंदौर की एक ऐसी खासियत जो आपको बहुत पसंद है? खाना, स्वैग क्या है लोग, इंदौर का? खाना। खाना और लोग। अच्छा, आप अभी खाना खा चुके और आपने धीरे से बोल दिया खाना। इंदौर इज आई टोल्ड यू, इंदौर इज अ इंदौर का वेरी फूड फूडी बहुत। प्लेस। मतलब आप कभी जी जी यहाँ जी। इंदौर आएंगे तो या आप यू देखेंगे टोल्ड अस अर्लियर। यस यस कि यस। इंदौर में इंदौर बहुत। के बारे में अच्छी बातें तो बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं यहाँ। डॉली चड्ढा जैसे लोग हैं और मेरे काफी दोस्त हैं इंदौर में। इंदौर के बारे में एक ऐसी बात जो आपको अखरती है, आपको लगता है नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि ये सुधार इस शहर में बहुत जरूरी नहीं, सुधार तो नहीं बोलूंगा मैं। इंदौर के लिए मेरे को एक जरूर लगता है कि यहाँ कोई मतलब प्रॉपर इंदौर में एक ही नदी हुआ करती थी जिसको खान नदी बोलते थे, वो अब नाला बन चुकी है। तो वो एक नदी नहीं है है? या तालाब नहीं ओ, है। और अगर मैं बॉम्बे से इंदौर को कंपेयर करूं तो बस समुद्र होता तो ये बॉम्बे से बेहतर होता। बेहतर। तो एक यही चीज की कमी है। अदरवाइज इंदौर के आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जो कि लोग बाहर बाहर से देखने आते हैं, गुजरात से और बॉम्बे से और राजस्थान से जरूर लोग आते हैं यहाँ पे।
यहाँ मंदिर बहुत अच्छे हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे जी यहाँ, उज्जैन ज्योतिर्लिंग है, जी जी ओंकारेश्वर जी। ज्योतिर्लिंग है। तो ये भी अपने आप में बड़े ओंकारेश्वर जी। फेमस जगहें हैं। मतलब महेश्वर है, जो यहाँ के वो रहे हैं होलकर्स, उनकी जगह रही है, उनका पैलेस रहा है जी वहाँ पे, अहिल्याबाई वहाँ रहती थी। जी। फिर मांडव है हमारे यहाँ, जो कि एशियंट आर्किटेक्चर का एक अपना ही पहचान है उसमें। अद्वितीय बहुत स्थान है। सारी जी जगह जी हैं जी। हमारे आसपास में, जहाँ जो कि एक एक घंटे 1.5 घंटे के रन में है, पर बहुत सुंदर है। पर वो चीज मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई नदी या अगर कोई तालाब, जैसे भोपाल में तालाब है, अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, मगर वहाँ उसका जी कोई जी जी चार्म नहीं है। वो चीज अगर इंदौर में जी। होती तो बहुत ही, मतलब कुछ बात बहुत अलग इंदौर होगी वालों को जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है उसका। और हमेशा से एक मैं छोटा सा बॉम्बे से रैपिड भी फायर यही, राउंड खेलते हैं हम लोग। जी जी जी, जी जी। आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि बस हमेशा बॉम्बे से कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे यही लगता था कि यहाँ कभी ये समुद्र होता है या यहाँ कोई इस तरह की नदी या कुछ होती तो ये बॉम्बे से अच्छा शहर होता। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम लोग। बतौर इंटीरियर डिजाइनर आपका आइडियल कौन है? जो मेरा आइडियल है वो इंटीरियर में उन्होंने कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया, बट शी वॉज प्रोबेबली द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, और रही भी है, उनका नाम भी ऐसा ही रहा है, जहा हदीद। बहुत खूब। तो मुझे हमेशा कभी ये रहा भी था, मेरी ड्रीम थी कि मैं कभी उनके साथ काम करूं, भले एज ए असिस्टेंट कर लूं, कुछ भी कर लूं, पर उनके साथ काम करूं। और हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट हैं, उनको मौका भी मिला उनके साथ काम करने का। अभी हमारे यहाँ वाजिद खान करके एक आर्टिस्ट हैं, जो अभी जी टॉप 10 जी आर्टिस्ट में हैं, मतलब जी वर्ल्ड के। उन्होंने अभी उनके साथ काम आखिरी किया जब उनकी डेथ हुई, उसके पहले। जी तो जी। नाउ शी इज नो मोर, बट शी वाज प्रोबब्ली द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड। ट्रमेंडियस। और दूसरा, इंदौर शहर एक फेमस रहा है आर्टिस्ट्स के लिए। मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट यहाँ से पैदा हुए हैं। जी आप जी जी। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स, नाम डायरेक्टर, स्टार्स। यस 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 सबसे यस पहला यस। नाम उसमें हुसैन का आता है, एम.एफ. हुसैन यहाँ इंदौर एम से एफ थे। हुसैन साहब जी। ईश्वरी रावल थे, बीवी जोशी थे, अफजल डॉली भैया थे। की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सब वो समय समय पर बदलती रही हैं। अभी पहले करंट कौन चल रही है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। नो। आपके फेवरेट एक्टर कौन है, हीरो? सलमान खान। सलमान। तो यानी कि अगर डॉली भैया अगर एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो सलमान खान उसके हीरो होंगे, दीपिका पादुकोण उसकी हीरोइन होंगे। जरूर। आपको संगीत किसका सुनना पसंद है? कौन सिंगर आपका फेवरेट है? जगजीत सिंह। जगजीत जी का संगीत आपको। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा लगती है वैसी है डॉली भैया, आप थोड़ा मैं बहुत कुर्ता शौकीन में रहा थोड़ा हूँ शुरू शायराना अंदाज लगता है से। आपका। हाँ, पंकज पंकज उदास और जगजीत सिंह को हमेशा मैं सुनता आपको रहा हूँ। बहुत और पसंद। जगजीत सिंह जी की तो काफी बार उनसे मुलाकात होने का, मतलब मेरे जी को जी जी सौभाग्य भी जी प्राप्त हुआ है। जी उनके शो में मैं उनके साथ काफी रहा हूँ। और वो हमारे घर भी आए हैं, जो कि उन्होंने घर पे मतलब हमको एक अलग ही मजाकिया तौर पे परफॉर्मेंस जी दिया था। वो भी मुझे हमेशा याद रहता है। मैं बहुत जी छोटा था उस समय, जी। और उन्होंने सभी गजल सिंगर्स की नजर उतार के बताई थी। तो वो बहुत ही मतलब, ऐसे जी बहुत सीरियस लोग उनको समझते हैं, पर बहुत ही मजाकिया थे वो। जी 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 जी। आप क्योंकि एक आर्टिस्ट भी हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर होना मींस अगर वो एक संवेदनशील आर्टिस्ट नहीं है, कलाकार नहीं है, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप एक संवेदनशील कलाकार भी हैं। ये सिनेमा में जो बदलाव हो रहा है, बिकॉज आप लोगों के बिना हमारा सिनेमा भी अधूरा है। अगर फ्रेम अच्छा नहीं होगा तो वो सिनेमा अच्छा नहीं देखेगा। आप जो सिनेमा में जो बदलाव आज की तारीख में हुआ है उसे आप किस नजर से देखते सिनेमा तो कैसा है कि हमेशा जो लोग पसंद करते हैं उसके हिसाब से बदलता जाता है। पर एक चीज अच्छी है कि आज भी आर्ट मूवीज बनती हैं। मतलब वो सबसे अच्छी बात है। देखो, कमर्शियल के लिए तो आज हम भी, अगर सलमान की मूवी आती है तो आप समझते हो कि कोई वो एक आर्ट मूवी नहीं होगी, कमर्शियल होगी कुछ। तो लोग देखने जाते हैं, और आप समझते ही हो कि मतलब उनकी का टर्नओवर रहता है उनकी मूवीज का। तो वो भी जरूरी है, मगर आर्ट नहीं छूटना चाहिए, ये जरूरी है। तो कुछ मूवीज जो होती हैं कि कोई पुराने पीरियड उस पर बनती हैं, जैसे अभी मैं अगर बोलूँ तो बाहुबली आई थी जब,
तो उसका बजट भी कितना था, सब था। पिक्चर उसके सेट और उसका जो सीन सब क्रिएट किया था उन्होंने, वो देखने लायक था। तो ये इस तरह की मूवी से सिनेमा हमेशा जिंदा रहता है और आर्टिस्ट भी उसी में जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये थे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, बहुआयामी विचारों के धनी और एक बहुत शानदार कलाकार, एक चोटी के इंटीरियर डिजाइनर, दोस्तों के दोस्त और बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत श्री रविंद्र चड्ढा जी उर्फ हम सब के प्यारे डॉली भैया। डॉली भैया, हमारी आपको बहुत विशेष, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, जब हम आपसे बात करें ऐसे ही आपसे अच्छी अच्छी हम लोग ऊर्जाएं लेते रहें, और हर बार जो आपका जो इंटीरियर है चेंज लोगों को मिलता रहे। कभी पेंटिंग्स हैं, कभी लैंप शेड्स हैं, कभी कुछ है, जो दुर्लभ कलाकृतियां या जो वस्तुएं जो आपने इकट्ठा की हैं या जिनसे खेलते हैं आप, उन्हें हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा आपसे फिर एक और बार हम लोग लंबी बात करेंगे इंटीरियर से रिलेटेड किसी और सब्जेक्ट पे। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए DC शो। थैंक यू।